अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली 2027 एसए के लिहाज से। आई नो आप लोग कहते रहते हो सर आप एसए की वीडियोस नहीं बनाते, तो एसए यूजुअली मैं पढ़ाता हूँ बहुत ही पर्सनल मेंटोरशिप वे में। 3 महीने का कोर्स होता है एंड द लास्ट बैच इज़ कमिंग इन सितंबर ऑफ दिस ईयर। अब उसके अलावा obviously I still provide value to aspirants who cannot afford that batch, और उसके अंदर one of such a video will be key and instrumental for your success in 2027। क्यों? क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो थीम्स जो रिकरेंट हैं, वो थीम्स जो आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करनी है, और वही थीम्स जो जिससे आपके 10 टॉपिक्स ऑफ CSS 2027 बनेंगे। ठीक है, और मज़े की बात है कि ऑब्वियसली व्हेन एवर आई डू समथिंग आई ट्राई टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव विद इट, कि ताकि जो आप लोगों को वैल्यू हो वो बाकियों से डिफरेंट हो। तो ना सिर्फ मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं थीम्स के, प्लस मैंने आपको पास्ट पेपर्स से शवाहिद एंड एविडेंसेस भी दिए हैं कि ये थीम्स बार बार किस किस न्यूआंसेस में आई हैं, क्योंकि थीम प्रिपेयर करना मुश्किल काम नहीं होता। इकॉनमी है, व्हाट इज़ इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस, कॉजेज़, उसके अंदर जितने रेमेडियल मेजर्स लगने इम्पैक्ट्स हैं वो तैयार कर दो। जो न्यूआंस होता है ना, और डोमेन होती है थीम की, वो मेन मसला होता है कि आपको अगर एक डोमेन का पता चल गया है कि यार यहाँ से इकोनॉमी से आता ही आता टॉपिक, पास्ट पेपर में उन्होंने किस किस लेंस में पूछा है, क्या डायरेक्टली पूछा है, क्या IMF के थ्रू पूछा हुआ है, अगर IMF के थ्रू नहीं पूछा उन्होंने क्या वे फॉरवर्ड्स पूछे हुए हैं, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजिक मेजर्स पूछे हैं, रिफॉर्म्स पूछे हैं। ये होता है न्यूआंस, यहाँ पे डोमेन उस थीम का डायग्नोस करना। तो वो भी आपको ये नोट्स बहुत अच्छे से मदद करेंगे। तो साथ साथ टेक योर स्क्रीनशॉट्स, गेट योर नोट्स रेडी। तो हम साथ साथ गो थ्रू करते हैं तकरीबन सब थीम्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास थीम्स फॉर CSS 2027 एंड पास्ट पेपर थीमेटिक एनालिसिस है बाय योर वेरी ओन सर जैन। अब यहाँ पर देखो, पहला पैराडाइम मैंने थीम्स को पैराडाइम की फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि उसके डोमेन्स, पैराडाइम ज़रा एक बड़ा वर्ड होता है जिसके अंदर हम डोमेन्स डिस्कस कर सकते हैं। वो है हमारे पास इकोनॉमी। दिस इज बेसिकली इकोनॉमी। ठीक है, अब ये इकोनॉमी में कौन कौन से उन्होंने सेक्शंस या फिर डोमेन्स पूछे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, मैं हमेशा जब भी ऐसे पढ़ाता हूँ ना, तो पहले मंथ में तो हम स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, विद इट वी डू 12 to 15 असाइनमेंट्स, और वो मैं खुद चेक करता हूँ और एक पर्सनल मेंटोरशिप वाले वे में चलते हैं। दूसरा महीना मैं पूरा डेडिकेट करता हूँ थीम्स को। मेरे बने बनाए नोट्स जो आपको इंस्टाग्राम पे पता भी हैं, दे आर वेरी लुक्रेटिव एंड फेमस। मेरे बने बनाए नोट्स इन टॉपिक्स पे प्लस एक कंक्लूसिव सा लेक्चर 2 से 3 घंटे का कैन मेक योर थीम सॉलिडिफाई। और बाय द वे, जो लोग पूछते हैं कि सर हाउ टू कॉन्टेक्ट यू, या फिर अगर हमने सितंबर बैच के लिए रजिस्टर करवाना है, बिकॉज दैट विल बी द लास्ट बैच, और मैं लेता सिर्फ 20 लोग ही हूँ और काफ़ी लोगों ने प्री रजिस्टर ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी एट 031473544434। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और अगर मैं फ़ौरन से रिप्लाई ना करूं तो समझ जाना आई एम बिजी गिविंग एन लेक्चर टू मोर एस्पिरेंट्स। तो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपने ये तो डिस्कस कर लिया कि इकोनॉमी जो है वो हमारा मेन थीम है। अब इकोनॉमी में ना यूजुअली ये 3 डोमेन्स बहुत ज़्यादा पूछेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कि मुल्क के जो हालात हैं दीगर सतहों पे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इस तरह से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को थीमेटिक एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, एग्जामिनेशन 2000 के अंदर टॉपिक आया एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द गेटवे टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। अब ये थीम इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें बस वो ये बता रहे हैं कि भाई एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो प्रोग्रेस है आपकी इकोनॉमिक का, वो बेस करता है साइंस और टेक्नोलॉजी में। 2002 हायर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड हाउ टू मीट देम। मतलब क्या खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही सीधा सीधा उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं एंड हाउ टू मीट देम। 2002 में दोबारा ऑस्टेरिटी एज अ सोल्यूशन टू ऑल आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ऑस्टेरिटी क्या होती है, किस किस को पता है?
ऑस्टेरिटी मेजर्स, जैसे कहते हैं ना आजकल की गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही है, ऑस्टियर होना। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है खर्चा कम करना, लेस एक्सपेंडिचर या कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर या रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपेंडिचर। बेसिकली खर्चा कम करके आप अपने हालात सुधार सकते हो। देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला क्या है कि वी आर स्पेंडिंग मोर देन वी अर्न, ठीक है। जब कोई इंसान ज़्यादा खर्च कर रहा होता है जितना वो कमा भी नहीं रहा होता, तो उसको आप कहते हो कि ये जो इंसान है ये फजूल खर्ची करता है और ये डेफिसिट में जा रहा है। जो इकोनॉमिक टर्म यूज़ होती है यहाँ पर, डेफिसिट, ठीक है। तो अब उस डेफिसिट को कैसे, वो कहते हैं जी ऑस्टेरिटी एज अ सोल्यूशन टू ऑफ ऑल आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आवर का वर्ड यूज किया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आप समझ जाओ कि किस सेंस में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। 2004 में द एंड ऑफ चीप ऑयल ये आ गया, ठीक है। एंड ऑफ चीप ऑयल भी उसी कॉन्टेक्स्ट में। अब थोड़ा सा आपने ये याद रखना है कि ये वो वाले एरा के ऐसे टॉपिक्स हैं जब पाकिस्तान वाज द फ्रंट लाइन स्टेट इन वॉर ऑन टेररिज्म, ठीक है। जो बुश की या यूएस की वॉर कह लो, तो उससे रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस बाय पाकिस्तान। अब ये देखो, मतलब ऐसे इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले ना आपने डायरेक्टली न्यूआंसेस में नहीं जाना कि डायरेक्टली आप चले जाओ IMF और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान्स, इन चीज़ों में नहीं जाना। आपने सबसे पहले इधर आना है, ठीक है। आपने आना है कि भाई बेसिक पढ़ो कि बेसिक इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या रही है, 5 ईयर प्लान हमारे क्या थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुई है, नेशनलाइजेशन ऑफ भुट्टो क्या थी, लैंड रिफॉर्म्स क्या थी उसकी, फिर मुशर्रफ के एरा के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसके पीछे किसका हाथ था। करते करते फिर आपने चैलेंजेस पढ़ने हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी के, और रेमेडियल मेजर्स भी लाजमी डिस्कस करनी है कि वापस से अगर आप चाहो इसको सही करना कैसे करोगे। तो इस तरह वाले टॉपिक जो होते हैं ना कि वे फॉरवर्ड टू सस्टेनेबल इकोनॉमी, एलिमिनेटिंग द चैलेंजेस ऑफ, ये सारे जो होते हैं ये इस तरह ही होते हैं। खैर आगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, FDI। जब आप ये पढ़ोगे ना तो आपको चैलेंज में पता चलेगा FDI बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास FDI है ही नहीं। ऐसी मॉरल डिप्रेविटी इज़ द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, ये भी है, ठीक है। फूड क्राइसिस प्रॉब्लम्स, नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज़ अ की टू सक्सेस। ये आर्गूमेंटेटिव टॉपिक है, इससे एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो। पाकिस्तान फॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, ठीक है, ये भी आ गया इकोनॉमी से। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इन्फ्लेशन आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैड गवर्नेंस और ग्लोबल फिनोमिना, द वर्ल्ड सिस्टम, द इकोनॉमीज ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर है लेकिन उसकी भी इकोनॉमिक साइड पूछी हुई है। IMF बेल आउट्स, रोड टू, अब यहाँ पर देखो IMF बेल आउट मजे की बात कब आ रहा है, 2023 के बाद। 2023 में ऐसा क्या इवेंट हुआ था, 2023 में पाकिस्तान वाज अबाउट टू डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्टर बनने वाला था इंटरनेशनल फंड्स का पाकिस्तान। तो उन्होंने अगले साल क्या पूछा, IMF बेल आउट्स, रोड्स टू स्टेबिलिटी और रिसीट ऑफ फॉर डिजास्टर। और वाले टॉपिक्स मैं लाजमी करवाता हूँ, और वर्सेस वाले टॉपिक्स मैं लाजमी प्रैक्टिस करवाता ही करवाता हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और ये हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बनते हैं आप लोगों के। फेज आउट ऑफ अरब इकोनॉमिक्स, ठीक है। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, ऑल्दो इसके अंदर और बहुत सारी डायमेंशन थी 2024 के टॉपिक में, सोशल थी, पॉलिटिकल थी, लेकिन इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन भी बहुत बड़ी थी। ग्लोबलाइजेशन, नेशनल इकोनॉमीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज द मदर ऑफ ऑल सोशल ईवल्स, ठीक है। वो कहते हैं ना कि यू कैनॉट प्रीच मोरालिटी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। आप खाली पेट के साथ सही गलत की फ़र्क नहीं बता सकते दुनिया वालों को। तो जिसका पेट खाली होगा ना उसको पहले होगा मेरे पेट के अंदर खाना जाए, फिर वो देखेगा क्या सही है क्या गलत है, जमहूरियत क्या होती है, तो फलाना क्या होता है, तो ये क्या होता है। तो सोशल ईवल जितने हैं ना, क्राइम और ये इंटॉलरेंस, फॉरबेरेंस, बारबैरिक सॉल्यूशंस, ये सारे बेसिकली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से होते हैं। तो इसलिए ये भी लगा हुआ है। पैराडाइम 2, अब यहाँ पर इकोनॉमी ख़त्म हो गया। देखो ये होता है, आप लोग जितने भी मैंने आज तक मेंटोर्स देखे ना, वो कहेंगे जी इकोनॉमी इज़ अ वेरी वास्ट डोमेन। कैसे, अब यहाँ पर इकोनॉमी मैंने आपको पास्ट पेपर से दिखाया कि इकोनॉमी के अंदर कितने कितने ज़्यादा टॉपिक्स आए हैं। पास्ट पेपर से मैंने आपको दिखाया। अब आपने देखा इकोनॉमी, हाँ सर मान गया जी इकोनॉमी इज़ अ वेरी क्रूशल थीम टू प्रिपेयर। तकरीबन हर साल ही आया, एक भी साल स्किप नहीं हुआ, ठीक है। 2026 में नहीं आया था, अब 2027 में आ सकता है। अब उसके कौन सा डोमेन प्रिपेयर किया जाए, एक तो इकोनॉमी होलिस्टिकली, दूसरा
आपको आईएमएफ वाला काम याद आना चाहिए। आईएमएफ की एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है जो मुझे हंच लगता है कि आ जाएगा, उस जीसीडीए रिपोर्ट है ना आप लोगों की, गवर्नेंस करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसके अंदर आईएमएफ ने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की तकरीबन 5 to 6% ऑफ इकोनॉमी इज़ ऑन एन ईयरली बेसिस 5 to 6% ऑफ आवर इकोनॉमी इज़ गोन वेस्ट टू करप्शन। ठीक है, करप्शन। तो ऐसी रिपोर्ट्स भी अच्छे से याद करनी है, आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान्स याद करने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हो रही है और इसको बूस्ट कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे जो थीम्स मैं बता रहा हूँ ना, सॉरी न्यूआंस बता रहा हूँ, ये इकोनॉमी की है, और ये तब समझ आएंगे जब आपने इकोनॉमी अच्छे से होलिस्टिकली प्रिपेयर किया होगा। अब दूसरा हमारे पास है गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म। देखो, गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म, बेसिकली ये सारे का सारा जो सेटअप लिया गया ना, ये गवर्नेंस के टॉपिक से लिया गया, गुड गवर्नेंस से। गुड गवर्नेंस, अब देखो ये बात कितनी, आप वही वाली बात है, सारे कहते हैं कि सर जो आप पढ़ाते हैं एज इट इज़ थीम्स भी पेपर में आ गए पिछले साल, करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस जो आपने किए थे एज इट इज़ हमें पेपर में दिख गए। तो भाई मैं कोई जादू नहीं करता, मैं सिर्फ एक एनालिटिकल वे में प्रिडिक्शन दे देता हूँ। अब देखो, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी फेल्ड। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है एक इंटीरियर मिनिस्टर ने बोली, जो कि पीसीबी चेयरमैन भी है। अब इससे आपको पता चल रहा है कि हवा बन रही है गवर्नेंस सिस्टम फेलियर की, और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर रहे हैं, न्यू प्रोविंसेस बना रहे हैं। तो भाईजान आपको जब एक चीज़ पता चल रही है तो सीएसएस भी उसी दुनिया में, उसी पाकिस्तान में रहता है, तो सीएसएस नहीं देगा आपको गवर्नेंस पे टॉपिक, तो दे सकता है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको आपने कैसे समझना है, पहले तो पढ़ना है गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस का मतलब कि आप कैसे गवर्न कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, आपकी डेवलपमेंट कैसी है, ब्यूरोक्रेसी कैसी है, एग्जीक्यूशन कैसी है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, मतलब ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं गुड गवर्नेंस को। सिविल सोसाइटी कैसी है आपकी, और गुड गवर्नेंस में सबसे मेजर पार्टिकल होता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ये आया था कि नहीं आया था इस बार, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान का। ठीक है, ये आया हुआ है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 2026 में भी, तो इतना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने इसको भी पहले तो होलिस्टिकली कवर करना है कि गुड गवर्नेंस होती क्या है, पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में क्या होती है, कैसे सही की जा सकती है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, क्यों नहीं बने। जब आर्टिकल 140A, थोड़ा सा रिवाइज करो, आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर 18th अमेंडमेंट ऐड किया गया कि भाईजान अब हर सूबा मैंडेटरी है कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करें अपने अपने सूबाई निज़ाम के अंडर। तकरीबन 2019 पंजाब, कराची 2021, इसके अलावा किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो डिवॉल्व, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, खैर हमारा टॉपिक नहीं है वरना इसको डीप डाइव करते। तो ये देखो अब कितनी बार है 2000 में, गुड गवर्नेंस एंड द रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन पाकिस्तान। डेवोल्यूशन भी गुड गवर्नेंस का ही एक पॉस्टुलेट है। पर्सनलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स विदाउट इंडिपेंडेंट ट्रुथ फाइंडिंग कमीशन, अकाउंटेबिलिटी इज अनअचीवेबल। ये सारे न्यूआंसेस हैं। जब आप गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा ये आ जाके वही चीज़ें हैं, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस है, आपकी कितना आपका वो टेन्योर है टाइम का, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी कितनी है, इफेक्टिवनेस कितनी है, आज आगे ये चीज़ें होती हैं, उनके न्यूआंसेस। क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स। आय हाय हाय, क्या टॉपिक है कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है क्या, रिफॉर्म्स की नीड्स क्या है, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग क्या है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी डॉलड्रम्स, ये भी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। ठीक है, ये, और 2026 में तो आप लोगों को पता है क्या आया था, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, और वो मैंने ऐड नहीं किया, प्रैग्मेटिज्म पैशन। अब आ जाओ पैराडाइम 3 पे, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड।
अच्छा, सॉरी आई वाज चेकिंग कि ये मैंने अपलोड कर दी हुई कि नहीं की है। तो आई हैव अपलोडेड इट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, आप उधर से भी ले सकते हो, मैंने ग्रुप्स में भी शेयर कर दी हुई है नोट्स, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब जो थर्ड है ना हमारा पैराडाइम, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ सिनोनिमस टू जमहूरियत इन पाकिस्तान, ठीक है। डेमोक्रेसी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन उसके जो वही वाली चीज़ है कि इट इज़ अ गवर्नमेंटल सिस्टम जो हमारे यहाँ प्रीच होता है, उसके सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। डेमोक्रेसी इज़ अ कल्चर रैदर देन प्रोसेस। मज़े की बात, द फर्स्ट टाइम आई रोट एन essay, फुल फ्लैज essay ऑन एनीथिंग वाज डेमोक्रेसी इज़ अ कल्चर रैदर देन अ प्रोसेस, इसके ऊपर लिखा था। और इससे मेरी एक एकेडमी थी, उनके सुपर बैच में सिलेक्शन हुई थी, तो ये इसके साथ टॉपिक के साथ एक अच्छी मेमोरी है। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। अच्छा, आपने नोटिस किया जमहूरियत पे जो टॉपिक है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, वो इतना अभी कोई न्यूआंस वाला नहीं आ रहा। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड political participation, the rise of populism and decline of democratic values. Dynastic politics is the worst mockery of democracy. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के भी नोट्स अपलोडेड हैं। तो ये हमारे पास तीसरा थीम हो जाता है जिसका नाम है डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। अब हमारे पास आ गया फोर्थ वन, जेंडर, फेमिनिज्म एंड सोशल जस्टिस। अच्छा, इससे भी ना मज़े की बात बताऊँ, मुझे बड़ी फीलिंग है कि इससे भी आपको एक अदर टॉपिक आ जाएगा पेपर के अंदर। वो कैसे? देखो, जेंडर एक ऐसा न्यूआंस है जो पूछा गया है हर बारी, ठीक है। अब जेंडर में ना मैं आपको ये भी बता देता हूं कौन सी डायमेंशन आने के चांसेस हैं इस बार। डायमेंशन के अंदर सबसे पहले जो आ सकता है या फिर आएगा वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, GBV जिसको कहते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस इसलिए आने के चांसेस हैं कि अगर आप पूरे साल पे सोशल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान पे एक बर्ड्स आई व्यू देखो ना पूरे साल का, तो आपको रियलाइज़ ये होगा कि भाईजान ये पूरा साल में हर महीने हर दिन कोई ना कोई औरतों पे मुजालिम हुए हैं, ठीक है। औरतों पे हुए हैं, बच्चों पे हुए हैं, ठीक है। इवन ट्रांसजेंडर्स वर इन डेवास्टेटिंग कंडीशन। ये सारे जो हमने देखे हैं ना, ये सारों का सारा टिकल डाउन इफेक्ट GBV है। जेंडर बेस्ड वायलेंस पे मेरा पूरा एक लेक्चर अपलोडेड है 1-1.5 घंटे का, वो लाजमी देखो, उसके अंदर नोट्स भी दिए गए हैं। GBV के वो नोट्स बहुत वायरल है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग भी काइंडली वो देख के उनको अडॉप्ट करो, उधर ही लेक्चर सुनो, उनको रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बना लो, दैट इज़ इट। GBV। अच्छा, आप फेमिनिज्म पे भी आते रहे और सोशल जस्टिस पे भी आते रहे हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। मुझे बड़ी फील आ रही है इस बार इस ऐसे की। 2005 में परसिक्यूटेड पुअर वुमेन, ठीक है, परसिक्यूटेड जुल्म आलूदा औरत। 2007 में द स्टेट ऑफ वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान। अच्छा, प्लीज़ जब भी आप लोग ये करते हो ना सोशल सराउंडिंग्स वाले टॉपिक, तो आपकी राइटिंग बहुत मंडेन हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर लीगैलिटीज़ लाजमी लेके जाया करो। 2010 का हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, ठीक है, उसको अमेंड किया गया 2022 के अंदर। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इंसान को। द स्टेट ऑफ वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान के औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। अब ये टॉपिक जिसको 2009 में ऐसे में आया होगा उसके तो मुंह से पानी निकल रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने इस्लामियात में ये सब किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। कैन वुमेन बी इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान 2010। 2013 जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। 2014 वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन आर नाउ एम्बेसडर्स ऑफ द सॉफ्ट इमेज। फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। 2019 न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। 2023 वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, वेयर डू वी स्टैंड। 2025 फ्रैलिटी नो लॉन्गर दाय नेम वुमेन। अब ये सारे से क्या पता चल रहा है, इतने ज़्यादा टॉपिक ही जेंडर इक्वालिटी में और अचीवेबल इन, ये सारे से पता ये चल रहा है कि इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश essay CSS, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अब अगले थीम की बात करते हैं हम। अगला थीम हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन।
देखो एआई एक ऐसा थीम है जो मुझे लगता है पिछले 2022 के बाद से इक्वल टू इम्पोर्टेंस है जेंडर के और इकोनॉमी के, ठीक है। 2022 के बाद से जब से ये एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है ना, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड एआई, ये सारी चीज़ें, तो एआई एक बहुत ही नॉन नेगोशिएबल सा टॉपिक बनता जा रहा है। अब एआई को खुदारा जाके पढ़ा करो। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। कमेंट में जिसको आता है लाजमी जवाब देना, बल्कि यहाँ तक पहुँच गया तो पता चल जाएगा मुझे। पाकिस्तान की पहली एआई पॉलिसी कब अनवेल हुई, ठीक है। 1 2 3 4 5, अगर तो आता था तो अभी तक दे दिया, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ आपको। अगस्त 1 2025 को, ठीक है। एआई पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो बड़े कौन से इदारे हैं एआई को चला रहे हैं? नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस और प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये डीजीएक्स पाकिस्तान एक इनिशिएटिव है। एफिनिटी बहुत बड़ी है। ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो एआई अगेन, अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो एआई को बहुत अच्छे से तैयार करना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करना, और एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपने। एआई में एक तो न्यूआंस करोगे पाकिस्तान वाला, ठीक है, कि पाकिस्तान, एआई इन पाकिस्तान और पाकिस्तान रेडी है इस रेवोल्यूशन के लिए, नहीं है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी बातें तो जेनेरिक जब एआई तैयार करोगे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप ऐड करोगे। लेकिन ये याद रखना कि जब एआई तैयार कर रहे हो ना, इसका एक बहुत ही फंडामेंटल न्यूआंस है, वो तैयार करना है। वो क्या है? ethical and moral guidelines for artificial intelligence, for AI, ठीक है। ये लाजमी तैयार करना है, एथिकल एंड मोरल गाइडेंस। अब देखो एआई का सबसे बड़ा मसला क्या है? डी फेक से लेकर जो डॉक्टर्ड इमेजरी है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, अभी भी कितनी फेक वीडियोस चल रही होती हैं एआई के ऊपर, ये सबको आप रेगुलेट कैसे करोगे? फिर जो सेंसिटिव जगहें हैं जैसे मेडिकल साइंस है, दूसरी चीज़ें, उसके अंदर एआई को आप इनकलकेट कैसे करोगे? ये सारी चीज़ें जो हैं यू मस्ट नीड टू नो इन ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। आप देख लेते हैं पास्ट पेपर्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। 2013 modern day communication via social networks puts an end to true and sustained relations. The introduction of new digital technology has radically altered identities, ठीक है। Expanding information technology occurs, तब अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया रेवोल्यूशन चल रही थी। अकर्स और ब्लेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरपावर्ड इट्स बॉन्ड्स, ठीक है। फिर हमारे पास एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉमिस और पैरल ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी, पैरल फॉर ह्यूमैनिटी। टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स, द डायलेमा ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अभी मैं बता रहा था कि एथिकल फाउंडेशन पे करना है, तो ये सब आ रहा है आजकल। फाइनली इंटरनेशनल रिलेशंस, जो हमारा ग्लोबल एस्केलेशंस और जियो इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल रिलेशंस मैं इन द सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान कह रहा हूँ, ठीक है। आईआर का लफ्ज़ यहाँ पर एज एन आईआर सब्जेक्ट नहीं यूज़ हो रहा, एज फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, एफपी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि आज के इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, वेयर वी स्टैंड इन द ग्लोबल ऑर्डर। अभी रिसेंटली आपको पता है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम हुआ है, तो इस्लामाबाद मेमोरेंडम के सारी चीज़ें पढ़ के जाओ। और ये मज़े की बात, योर वेरी ओन मेंटोर एंड सिविल कोच has already made notes and uploaded a lecture on YouTube मेरे चैनल पे, one of my first videos है, तो आपको मिल जाएंगी, काइंडली वो लाजमी देखना, आपको समझ आ जाएगा। प्लस जो एस्केलेशंस के अंदर जो अभी वॉर्स चल रही हैं, जैसे इसके अंदर वैसे आप तैयार वो, लेकिन टेररिज्म में आएगा वो मैं बाद में बताता हूँ। इसके अंदर आप ईरान अफगान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस, ईरान यूएस वॉर, इसराइल गाज़ा क्राइसिस, रशिया यूक्रेन, ये सारी चीज़ें करके, प्लस ट्रम्प की जो पॉलिसी है, ट्रम्प एम्बार्गमेंट ऑन
चाइना, ये सारी चीज़ें आप करके जा सकते हो इसके अंदर, प्लस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, ठीक है। ये थोड़ा नहीं कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा वसी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। मॉरल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पहली चीज़ 2008 में, कैन वी प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। 2010, द यूएनओ हैज़ फेल्ड टू मेजर अप टू द डिमांड्स ऑफ इट्स चार्टर। द यूनाइटेड नेशंस इन द 21st ऑब्लिगेशन। 2018, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2020, ग्लोबल पावर डायनामिक्स और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ब्रिक्स एंड पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिकवरी, CPEC, इंडो मिडल ईस्ट यूरोप न्यू वार फ्रंट्स, हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कॉन्शियस। अब 2026 में कौन सा आया? पाकिस्तान मल्टीपोलर वर्ल्ड, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ठीक है, ये 2000 उसमें भी आया। अच्छा जी, 8वां, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। देखो क्लाइमेट चेंज भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 टॉपिक्स तो मैंने यही आपको दे देने हैं जो 2027 में आएंगे। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रेलेवेंट है और कंटेम्परेरी एरा में पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब इसके एक न्यूआंस जो आपने करके जाना है, एक तो क्लाइमेट चेंज आप करके जाओगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल भी करनी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल इन टर्म्स ऑफ DMC सॉरी होती है, इन टर्म्स ऑफ आपने करनी है उसके पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान डिज़ास्टर को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। NDMA इस्टेब्लिश हुई है, PDMA क्यों नहीं हो रही इस्टेब्लिश, ठीक है, और NDMA कितनी देर पहले डिज़ास्टर को कर लेती है सर्वेट के ये आना है नहीं आना, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होती हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर। आपने एक और क्लाइमेट जस्टिस एंड पाकिस्तान, ये भी बहुत अच्छा डायमेंशन है जो प्रिपेयर करके आना है। क्लाइमेट चेंज एंड जस्टिस, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान ओनली एमिट्स 0.5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस और पाकिस्तान इज़ द मोस्ट वल्नरेबल क्लाइमेट कंट्री, दिस डजंट सूट अप, ठीक है। जो 21% जैसे US करता है, चाइना कर रहा है 17%, इंडिया कर रहा है 8%, ऐसे ये मुल्क जो कर रहे हैं कार्बन एमिशंस और उनके ऊपर उनकी तरक्की प्रोपेल हो रही है, इंडस्ट्रीज़ आगे जा रही हैं, उनको देना चाहिए, ठीक है। तो फिर लॉस एंड डैमेज फंड का क़याम भी हुआ, ठीक है। बैलेंस पैकेज भी आया COP30 के अंदर। तो ये COP जब मैं पढ़ाऊँगा ना फॉर करंट अफेयर्स, COP31 आने वाला है नवंबर के अंदर, तो यू गाइज हैव टू बी वेरी विजिलेंट। तो ये मैंने सारे न्यूआंस बता दिए। अब देख लेते हैं कि पास्ट पेपर्स में किस तरह से पूछा हुआ ये। 2006 ग्लोबल वार्मिंग, 2007 फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इन अ ग्लोबल वार्मिंग पर्सपेक्टिव, ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन, द थ्रेट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज और रियलिटी चेक फॉर ग्लोबल लीडरशिप, रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल एमरजेंसी, ये भी इधर से आया है। 8th, एजुकेशन पेडागोजी एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये वाला कम आता है, PMS में ये वैसे ज़्यादा आता है। एजुकेशन और ये पॉपुलेशन क्राइसिस, एजुकेशन, एक्सट्रीमिज़म, ये ऐसे टॉपिक PMS में ज़्यादा आते हैं। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, वो आपने मैक्सिमम याद करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास 2000 में एजुकेशन मेक्स अप पीपल ईजी टू लीड बट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, easy to govern but impossible to enslave. The present system of education must assume some responsibilities of our failure. Higher education as an agent of change, English as the medium of education in Pakistan, a critical analysis of education systems in Pakistan. पहले बहुत आता था, जब से कंटेम्प्रेरी एरा में हुआ ना ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। सिंगल नेशनल करिकुलम के बाद कोई ऐसी एडवांसमेंट या फिर कोई ऐसा उसके अंदर डेवलपमेंट भी नहीं हुई, ठीक है। प्राइवेटाइजिंग हायर एजुकेशन, जनरेटिंग नॉलेज और मेकिंग मोर मनी फॉर द ऑपुलेंट, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन रिफॉर्म्स इज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल प्रोग्रेस, और ये हमारा वो वाला डायमेंशन है। अच्छा, इसी की तरह ये भी है पॉपुलेशन और एजुकेशन, तकरीबन मैं ना एक दिन में कवर करवाता हूँ ऐसे के बच्चों को आपने,
उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखो पॉपुलेशन डायनामिक्स, हेल्थ एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या है? सोशल इवल्स इन पाकिस्तान एंड देयर सोल्यूशन, ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, वाटर क्राइसिस एंड नेशनलिटी, promoting tourism in Pakistan, opportunities and challenges, Pakistan's youth potential, problems and prospects। ठीक है, अब हमारे पास है ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन एजुकेशन और पॉपुलेशन अगर स्किप कर देते हो इट डजेंट मैटर, लेकिन ये जो है ना टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो अभी हम खड़े हैं बिल्कुल 2026 के, कह लो लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ है। आपकी आपके जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने रिसेंटली ऑपरेशन गजब-उल हक किया, ठीक है। ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन शाबान किया, ठीक है। ये वाले ऑपरेशन जितने भी हैं ये काइनेटिक ऑपरेशन हैं। एंड अगेन टेररिज्म इज़ ऑन द रिसर्च। तो ये टेररिज्म और इसकी जो शाखें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिपेयर फॉर CSS 2027। अब इसका देख लेते हैं पास्ट पेपर्स में क्या क्या है। द बारबेरिटी ऑफ एथनिक क्लेंजिंग, ठीक है। टेररिज्म एज अ न्यू थ्रेट टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये बाय द वे ये है 2007 का, ऐसे जब वॉर ऑन टेररिज्म थी, आज भी वही है। पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द साइकी एंड पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक डायलॉग इज बेस्ट course to combat terrorism. The war on terror has contributed to the growing abuse of human rights. In the fight against terrorism and corruption, it is imperative not to compromise. How is terrorism and its perception shaped by mass media? ये हो गया। अच्छा, अब कुछ कई बार ना स्पेशली इस साल PMS में भी और CSS में भी उन्होंने इस्लाम का बहुत बड़ा फैक्टर दिया है, ठीक है। इस्लाम से भी उन्होंने सवाल निकाले हैं स्पेशली ऐसे के अंदर, तो वो भी आपने पैराडाइम यूजुअली वैसे इसका जो है ना आप कर लेते हो इस्लामियात में ही तकरीबन कंप्लीट। तो प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम, एक इस्लाम वर्सेस द वेस्ट, द इमेज ऑफ इस्लाम इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द उम्मा, पीस, the essential message of our religion has done more harm than help humans in the world। ये है। अब एक और आता है लास्ट के अंदर से, मीडिया, लिटरेचर, पब्लिक परसेप्शन, ये रह गया। ग्लोबलाइजेशन, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा आते थे जब पावर ऑफ मीडिया वर्स, जब से पैका आया है ना मीडिया में आने कम हो गया। लिटरेचर इज़ द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, emerging power of public opinion, the emerging media, Urdu literature, progressive power of media, ये सारी चीज़ें। फाइनली एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफिकल और प्रोवर्बियल इंक्वायरीज, आपको पता है लिटरेरी टॉपिक्स भी बहुत आते हैं। देखो लिटरेरी सारा मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन लिटरेरी को भी जानने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपने देखना ये है कि लिटरेरी के अंदर ना दो एक्सट्रीम्स बनाए हैं ह्यूमन नेचर के। एक एक्सट्रीम ये है कि जिसके अंदर एडवर्सिटी की बात हो रही है, यानी बुरे हालात की, और वो डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। एक में होप की बात हो रही है, यानी उम्मीद की, ठीक है, और कहीं पर सक्सेस की बात हो रही है गोल्स वगैरह के दौर में। तकरीबन जितनी भी आपको लिटरेरी आती है ना, वो इन तीन बड़े बड़े जार्गन्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है। कैसे, देख लेते हैं। Self conceit may lead to self destruction, adversity. Hero worship is the strongest where there is last regard for human freedom, ठीक है, ये भी adversity. Sweet are the uses of adversity, ठीक है। Only the wisest and the stupidest of the men never change, ठीक है। There comes a time to put aside principles and what is right. Materialism is the death of creativity. Dreams for future rely on the work today. Success के बारे में। Brains like heart go where they are appreciated, ठीक है, ये होप है, सक्सेस होप दोनों का है। Apologies, pardon me. Let me take care of today, tomorrow will take care of shall take care of itself. Success पे great nations win without fighting. Success, ideologies thrive
on notions of resistance, yet change is simulation, truth is lived not taught. ये सारे आपको जो दिख रहे हैं ना, anticipation is often greater than realization, hope the greatest driving force, ठीक है. It matters not what someone is born, but what grows up to be. True peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. To reign in hell, ambition is worthy ambition, and investment in knowledge pays the best interest. ठीक है. तो ये थे हमारे सारे थीम्स, 13 थीम्स मैंने डिस्कस किए हैं. 13 पैराडाइम्स जो हैं आप लोगों को भी फॉलो करने हैं, और अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है. ऐसे के लिए तो खुला टाइम है. और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय मास्टर क्लासेस, वैसे पिछली ओरिएंटेशन भी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, वो भी एक बार देख लो. और मैंने बता दिया कि यूजुअली प्री रजिस्टर जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलता है, और वो जो है स्लॉट अवेलेबल भी होती है. अभी जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने उनके खुद पेपर चेक करने होते हैं, तो स्पेस नहीं बचती. ठीक है. तो इफ़ यू वांट टू गेट योर सेल्फ इन दैट बैच, तो लाजमी तौर पे टाइमली गेट योर सेल्फ प्री रजिस्टर्ड बाय जस्ट मैसेजिंग मी विद योर नेम और सेइंग सर आई वांट टू ज्वाइन द बैच. उसमें ये होगा, मैं एडमिन से कह के आप लोगों को लिस्ट में ऐड करवा दूंगा, एंड एज सून एज द एडवर्टाइजमेंट कम्स योर नेम विल बी द फर्स्ट इन द लिस्ट. ठीक है. तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास. आई होप इट वाज फ्रूटफुल वन. इसको देखो, इसको जानो, इसको जज करो एंड फॉलो इट थ्रू द CSS जर्नी. तो बाकी जस्ट टू कीप मी मोटिवेटेड, जो अच्छी चीज़ें आप लोग करते हो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, वो सब करो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.